अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर पर्दा के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। अमरीकी सदर का ताज़ा बयान इंतहाई चालाकी का मज़र और सह-जहती दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने अमरीकी मुज़ाकरातकारों को हिदायत की है कि जल्दबाजी नहीं, मोहतात अंदाज में आगे बढ़ो। फिर जंग के हामी अमरीकी धड़ों को एतमाद में लेते हुए यकीन दिलाया कि मुआहिदा तय होने तक, तस्दीक और दस्तखत होने तक ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। और फिर अगले ही लम्हे ज़बरदस्त पलटा खाया, अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, इत्तेहादियों, अमरीकी राय आमा और सालिसों को इत्मीनान दिलाया कि मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ अमरीका के ताल्लुकात ज़्यादा पेशा वराना और नतीजा खेज हो गए हैं। क्या सदर ट्रंप बज़ाहिर उलझी उलझी और मुतज़ाद बातें एहतियात के तकाजे के तहत कर रहे हैं, या ट्रंप चाहते हैं कि ईरान जंग की विक्ट्री ट्रॉफी उठाने से पहले जंग की हामी सहूनी लॉबी, इसराइल का हामी मीडिया या उनके अपने करीबी दोस्त चाय की प्याली में कोई तूफान ना उठा दें? इसलिए इबहम पैदा किए रखना ज़रूरी है। अमेरिका ईरान की मुमकिना अमन डील को तेहरान और वाशिंगटन में क्या चैलेंज दरपेश हैं? डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजिशकियान इन चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे? सवाल का जवाब ही फैसला करेगा कि तारीखी मुआहदे पर दस्तखत कब और कहाँ होंगे। बात करेंगे वाशिंगटन में मौजूद सीनियर एनालिस्ट अनवर इकबाल साहब और दिफाई माहिर ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से पिछले 48 घंटों में तेहरान और वाशिंगटन से कुछ उम्मीद अफजा खबरें तो आ रही थीं, लेकिन एकदम से अमेरिकी सदर की जानिब से जो पलटा खाया गया है, ऐसी क्या वजह है कि पहले ठंडी हवाएं आ रही थीं और अब एकदम से लगता है कि शायद अभी भी कुछ डिले होगा? नहीं, पलटा तो कोई नहीं खाया। आप अमेरिका की जो पोजीशन है आप देखें। एक चीज को समझने की कोशिश करें। सदर ट्रंप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के तौर पे। सोशल मीडिया पे संजीदा गुफ्तगू नहीं की जाती। सोशल मीडिया को अपनी बात को प्रमोट करने के लिए, लोगों का रिएक्शन जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं, क्या हो रहा है, यानी हवा का रुख पहचानने के लिए। और वो उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। आप सोशल मीडिया और ऑफिशियल स्टेटमेंट में अगर फ़र्क करके देखें तो उनका बयान नज़र आता है। अब उन्होंने ईरान से बातचीत की है, अभी डील फाइनल नहीं हुई है। जी जी। उसमें अभी भी दोनों फ़रीक़ैन ने कहा है कि बहुत अहम उमूर पे अभी इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। अब उसमें वो सदर ट्रंप ये चाह रहे हैं कि वो देखें कि दोनों तरफ कैसा रिएक्शन होता है। जो जंग के हामी हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, जो जंग के मुखालिफ हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। उस तरह का उन्होंने बयान दिया। देखें, अगर एक बात और अगर अपने ज़हन से निकाल दें, जी जो जी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों ने ज़हन में बैठा ली है, इसलिए वो समझ नहीं पाते। वो ये बात ये है कि अमेरिका की शिकस्त हो चुकी है। अमेरिका की शिकस्त नहीं हुई है। अमेरिका ने अपने मुल्क से 6000 मील दूर एक तजुर्बा किया था, जो तजुर्बा नाकाम हो गया। तजुर्बा इसलिए नाकाम हो गया कि उसमें कामयाब होना ही नहीं था। एयर स्ट्राइक से कहीं भी हुकूमतें तब्दील नहीं होती। उसके लिए ग्राउंड में फोर्सेस भेजनी पड़ती, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है। तो उन्हें पता था, इन्होंने तजुर्बा इसलिए किया कि उनको मिसलीड किया गया था कि ईरानी अवाम तैयार बैठे हैं, आप जाएंगे और वो बिल्कुल हार और बिल्कुल। फूल लेके दौड़ेंगे और आप हीरो बन जाएंगे। वैसा नहीं हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अमरीकी बहरी बेड़े जो हैं अब भी नाकाबंदी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वो अब भी अमेरिका के पास गोला बारूद और असलहा खत्म हो गया। वो लोग कहते हैं जो अमेरिकन सिस्टम को नहीं समझते। अमेरिका में असलहा और गोला बारूद हुकूमत नहीं बनाती, प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं और उनमें मुसाफकत होता है। पेंटागन अपने बजट का ऐलान कर देता है और उस बजट में हिस्सा लेने के लिए सारी कंपनियां हर वक्त कुछ ना कुछ बना रही होती हैं ताकि उनको पैसे मिले। तो बिल्कुल। उन यहाँ गोला बारूद के कम होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हर वक्त अभी भी एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं। ये F-16 क्या जहाज है, बेकार जहाज है, हमने जो बनाया है F-18 वो बेहतर है। वो कहते नहीं, हमारी F-35 बेहतर है। और हर वक्त कुछ ना कुछ चीज बन रही होती है और वो सारी चीजें दुनिया को बिक रही होती हैं, तो इसलिए उनकी इंडस्ट्री भी चल रही होती है। तो अगर इसी तरह ऑयल पे बाले में हमारे यहाँ कहा जाता है कि ऑयल से अमेरिका का दिवालिया हो गया। अमेरिका का दिवालिया तो पता नहीं क्या होना है। अमेरिकन कंपनीज को बहुत फायदा हुआ इस सारे क्राइसिस से। वो बिलियंस बना रही बैठे बैठाए। तो आप बिल्कुल। अगर सारी चीजें ज़हन में रखें तो आपको समझ में आएगा कि सदर ट्रंप के पास ये सारे गेम खेलने का स्पेस मौजूद है, वक़्त मौजूद है, इसलिए वो गेम खेलते यानी हैं। अगर टेक्निकली नहीं इन होता तो चीज़ों नहीं को करते। समझना ज़रूरी है, जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए वो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो नहीं बयान की जाती। ब्रिगेडियर साहब, अरब दुनिया और ईरान के दरमियान जो एतमाद है वो अभी भी काफ़ी हद तक कम है। इन हालात में अमरीका ईरान मुजवज़ा अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो ये मशरिक़ वुस्ता को किस तरह मुतासिर करेगा?
देखें, एक बात बड़ी क्लियर है, अभी वो गैप बहुत कम हो गया है। ईरान अभी आपके सामने, जब प्रेसिडेंट हमारे फील्ड मार्शल गए हैं ईरान, तो कतरी टीम जो है वो भी वहां पर आई हुई थी। जी बिल्कुल। उसके बाद आई थिंक सऊदी अरब की टीम भी वहां पर आई हुई थी। तो वो ये काफी बामिर रजामंदी से बात हो रही, जो पहले कभी नहीं होता था। और दिस मीन्स के उसके बाद आपके सामने यूएई ने, कतर ने, किंगडम सऊदी अरेबिया ने अमेरिका रिक्वेस्ट की कि आप अटैक ना करें, अभी थोड़ा और टाइम दें पीस को। ये भी आपके सामने है। अब काफी सोच बदल चुकी है। जो एक अमेरिका ने और उसके बाद ये इजराइल ने एक अफवाह क्रिएट किया हुआ था ईरान का, जी कि ईरान मिडिल ईस्ट को पता नहीं क्या कर देगा, खा जाएगा, बहुत बड़ी पावर है, न्यूक्लियर बम बना रही है, जिसकी वजह से डरा के ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का वेपन एमुनिशन जो अमेरिका ने इनको बेचा, इन ममालिक को। और जब वक्त आया तो उनको छोड़ के चला गया, इसराइल की प्रोटेक्शन में चला गया। तो अभी उनकी सोच बदल गई है। आई थिंक आप कुछ अर्से के बाद देखेंगे ईरान और मिडिल ईस्ट कंट्री दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो चाइना और पाकिस्तान ने पहले इनको मिलाया था, उसका असर आहिस्ता आहिस्ता और अब ज्यादा होगा। दे हैव रियलाइज्ड that they have to be strong together. If they are divided, then they are very weak. ये एक उनके ज़हन में आया कि इसराइल को काउंटर करने के लिए दिस इज द स्ट्रेटजी दे हैव टू मेक। इसलिए ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो पहले हम बात करें, देखें, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प स्टेटमेंट देते हैं वो अपने उनकी पब्लिक कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होती है। उनको बताना चाहते हैं, कभी उनकी पब्लिक को, कभी वो उनके, आप जाहिर जो ऑयल की कीमत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, बहुत ज्यादा चीजें बढ़ गई, जिसकी वजह से जी उनको ये चीजों को करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप देखें तो अब चीजें काफी हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। थिंग्स हैव बीन सॉर्टेड आउट। फेज 1 में 24 घंटों में क्या अनाउंस है, मुझे तो मेरे ख्याल में तो वो भी फाइनल हो चुका है कि क्या होगा। उसके बाद 60 दिन की चीज बाय एक्सटेंड होती है। उस दौरान में ईद के बाद क्या बातें होंगी, मेरे ख्याल में सब चीजें सेटल हो चुकी हैं। एंड वी शुड होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में है, दुनिया एनर्जी क्राइसिस में है, दुनिया की हर चीज टॉप से टर्वी हो चुकी हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ दुनिया में। बिल्कुल। इसलिए कोई दुनिया में कोई एक मुल्क भी नहीं है सिवाय 2 मुल्कों के, इजराइल और इंडिया, जो चाहते हैं स्पॉइलर कट करना और वो चाहते हैं कि लड़ाई हो, ईरान को नुकसान हो। अदरवाइज नोबडी वांट्स एस्केलेशन इस वक्त। तो इस लिहाज से अमेरिका की बड़ा मुश्किल था, और ये एक अच्छा स्टेप हुआ है कि दोनों फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से सफारतकारी की है, मिलिट्री डिप्लोमेसी और दूसरी पॉलिटिकल सफारतकारी के साथ, बहुत ही एक्शन तरीके से दोनों मुल्कों का मुसवदा तकरीबन अब अप्रूव हो गया। वी शुड होप फॉर द बेस्ट कि ईद से पहले ही एक अच्छी खबर आएगी, उसके वक्त बैठ के बाद इस्लामाबाद में बाकी चीज़ों में मशवरा करके फाइनल मुसवदा तैयार हो गया। बिल्कुल, उस अच्छी खबर का यकीनन सारी दुनिया इंतज़ार कर रही है। और आप दोनों के जवाब से ऐसा लग रहा है कि एक मिसकंसेप्शन है दोनों साइड्स पर, जो कि लोगों में फैलाया जा रहा है। और जिस तरह चाहे वो अरब दुनिया का ईरान से ताल्लुक़ के हवाले से हो या अमेरिका की इस वॉर के हवाले से। अनवर इकबाल साहब, फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो भी मौजूदा मुआहिदा चल रहा है, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि कल तक तो लग रहा था बहुत ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं और बस कुछ शायद कल रात में ही हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ डिले हमने देखा है। अब इसका स्टेटस क्या है? क्या ये तय पा चुका है या अभी भी कुछ इख्तिलाफी अमूर ऐसे हैं जिन पर अभी बातचीत चल रही है? देखें, अगेन मैं एक बात कहूंगा कि मीडिया को ये बात समझने की, मीडिया है दूसरों को समझाने के लिए, लेकिन खुद नहीं समझता। जो इतने बड़े बड़े मसाइल होते हैं वो इस तरह तय नहीं होते कि हमारे अगले न्यूज़ बुलेटिन से पहले तय हो जाए या मेरा अखबार छपने से पहले तय हो जाए ताकि शायद सुर्खी लग जाए मेरे अखबार में। तो क्योंकि वो मीडिया उनकी सोच में नहीं होता जब किसी चीज़ का फैसला कर रहे हैं। जब फैसला हो जाता है उस वक्त सोचा जाता है कि इस बात को मीडिया को कैसे भेजा जाएगा। ये इतने बड़े बड़े मसाइल हैं जिसमें बहुत वक्त लगता है। मसलन आपने हुर्मुज़ का है, अब आप सोचिए दोनों सूरतों में अगर ईरान अपनी बात मनवा लेता है तो भी बहुत दूररस नताइज होंगे उसके। हर यानी आपके यहाँ खुद पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, सारी दुनिया में बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो जहाज अब मुफ्त चाहते थे वो उनको टैक्स देंगे, वो अपनी जेब से नहीं देंगे, वो आपसे वसूलेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर नहीं होता और अमेरिका नाकाबंदी जारी रखता है तो फिर आप देखें कि मजीद किल्लत पैदा होगी, मजीद मसाइल होंगे। यानी बाज गरीब ममालिक में तो अब खुराक का मसला पैदा हो गया कि खुराक की तरसील रुक गई है उनको। तो ये जब इतने गंभीर मसाइल हों जिससे पूरी दुनिया के इकॉनमी पे इम्पैक्ट बन रहा हो, उसमें डिले भी होती है। और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने अभी 2-3 बातें बड़ी अहम की, और उसमें एक तो उन्होंने जो कहा कि सोशल मीडिया जो है
उन्होंने को यानी डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए होता है या इंटरनेशनल कंजप्शन के लिए भी होता है, वो सिर्फ हवा का रुख पहचानने के लिए होता है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि मिडल ईस्ट में देखें, मिडल ईस्ट का मसला जो है ना, उस पे हमारे यहाँ गौर नहीं किया जाता। फर्ज करें ईरान मुकम्मल तौर पे जीत जाता है और अमेरिका पीछे हट जाता है और अमेरिका वहां से अपने फौजी अड्डे भी खत्म कर लेता है, जो कि नहीं करेगा लेकिन कर लेता है, तो क्या होगा? आप ये बताएं कि यूएई कहाँ जाएगा फिर? यूएई तो ईरान की एक तो फैली रियासत होगी जो खुद बिल्कुल चंद महीने भी नहीं कायम रहेगी। उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा? यूएई कोलैप्स के बाद खुद पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या होगा? इंडिया की इकोनॉमी पे क्या होगा? ठीक है, अच्छा अगर अमेरिका नहीं हटाता तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका ज़ाहिर है जो मौजूदा इंतजाम है वो तो उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर सका यूएई और दीगर खलीजी रियासतों को, तो वो वहाँ नए असलहे, नई स्ट्रेटजी, नई तरकीब लाएगा, उसके भी बहुत दूररस नतीजे होंगे। तो ये बहुत गंभीर, बहुत संजीदा मसाइल हैं, इसको मीडिया की ख्वाहिश के मुताबिक हल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अभी जैसे आबनाए हुर्मस का भी आपने जिक्र किया, ब्रिगेडियर साहब, ईरान जंग ने दुनिया पर बहरी गुजरगाह, मतलब हम आबनाए हुर्मस की अगर बात कर रहे हैं तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है उसको आश्कार की है। शायद कभी दुनिया ने इससे पहले आबनाए हुर्मस के हवाले से इस तरह नहीं सोचा होगा या इतनी शिद्दत से नहीं कोशिश की होगी कि कोई आबनाए इस तरह खुले जितनी आबनाए हुर्मस के हवाले से हम देख रहे हैं। ईरान ने क्या जो अपनी स्ट्रेटजी है उसके ज़रिए ये साबित किया कि उसके पास वॉर जोन में जो इस तरह किसी भी चीज़ को रोक के दुनिया को मुश्किल से दो चार करने की सलाहियत है, जैसे आबनाए हुर्मस को रोका गया? देखें, ईरान ने हमेशा, ये लड़ाई से पहले भी यही बात हो रही थी कि ईरान के पास बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, एंड दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और वो उन्होंने हमेशा कहा और उन्होंने फिर करके भी दिखाया। और डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स यूएसए इसको ब्लॉकेट को नहीं खोल सका। ये भी बड़ी क्लियर बात हो गई। और अभी जो बात हुई है, मेरे ख्याल में जो लगता है यही है कि इमीडिएटली 60 दिन की सीज फायर हो सकता है कि इमीडिएटली 24 आवर्स में अनाउंस हो जाए और साथ ही साथ नेवल ब्लॉकेट भी खुल जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाए, ताकि एक इमीडिएट जो एक इकोनॉमिक, एनर्जी और फूड क्राइसिस हुए हैं वो कम से कम खत्म हो सके। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो बन रहे हैं, शिपमेंट स्टॉप हुई है, मिडिल ईस्ट को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ईरान को प्रॉब्लम हो रही है, चाइना को प्रॉब्लम हो रही है, तमाम मालिक को अफेक्टेड हो रही है, ऑयल और गैस जाती है, उनके लिए कम से कम ये एक अच्छा शगुन होगा कि चले ईद से पहले ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर जब बैठते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, जहाँ भी इस्लामाबाद में बैठते हैं, जब मुज़ाकरात करते हैं, तो वहाँ पर देन दे आर गोइंग टू फाइंड टू प्रिपेयर अ फाइनल डॉक्यूमेंट, बल्कि बन ही गया है, क्योंकि दोनों को उन्होंने अप्रूव भी कर लिया रिपोर्टेडली। तो उसको वो वहाँ जाके फॉर्मलाइज करके साइन करेगा। हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि जब साइन होगा तो जी नेवर नो कि आई माइट गो एंड अटेंड दैट सेरेमनी, तो ये भी कोई पॉसिबल हो सकता है। और इसके साथ आप ये देखें कि बात समझने की ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान का बेसिकली अभी जो उनको कंसर्न वो ये है कि हमारे देखें अनप्रोवोक्ड हमारे पर अटैक हुआ है और आपने उनका 300 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, नुकसान कर दिया, वॉर ऑपरेशन कोई देना नहीं चाह रहा। तो व्हाट इज द नेक्स्ट फेज? एक ईरान ये कह सकता है, जो मेरे ख्याल में शायद पे एग्रीमेंट हो जाए कि कुछ अरसे के लिए वहाँ टॉल लगा दे, ताकि ये $300 बिलियन का नुकसान, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर ले। और उसके बाद ये शुड भी प्रॉपर एक मैनेजमेंट सिस्टम बना ले, उसके थ्रू से वहाँ से ट्रैफिक गुजरे और कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो सके। तो बाया मीडिया मुझे लगता है जरूर कहीं ना कहीं बात हो चुकी है। अच्छा। तभी इतनी कौन फर्क पड़ी है हालात चीजों में। आई वुड से 95% बातों के ऊपर जो है ना वो कन्वर्जन द पॉइंट हो चुका है। इट इज नाउ ओनली, हो सकता है कि न्यूक्लियर के ऊपर की बात थोड़ी सी रहती हो, एडजस्ट करनी रहती है, फोर्स ग्राउंड जो एनर्जी यूरेनियम है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करने, वो 60 डेज जो लिए जा रहे हैं वो इसी में टाइम लगेगा। और लेकिन जो स्मॉल इश्यूज हैं उनको कम से कम ऐसे कर दें कि दुनिया का कारोबार जिंदगी रुक ना सके। और जिसकी वजह से ये इनिशियली मेरे ख्याल में शायद अनाउंस करें कि जी हमने जंगबंदी भी कर दी है, रूल्स खोल दिए है, नेवल ब्लॉकेट खत्म कर दिया है, और इसे इलेक्ट स्मॉल इश्यूज को ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी हो और आगे के लिए पब्लिक को ईरान की जाहिर है कि वो दे वांट कि इकोनॉमिक सैंक्शन भी खत्म हो, उनके एसेट भी रिलीज, उनको एक गारंटी होगा अमेरिका और इजराइल दोबारा उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इसके साथ साथ
अमेरिका की अपनी रिजर्वेशन होगी कि 460 किलो यूरेनियम कहाँ जाएगा, कैसे उसको डिग्रेड किया जाएगा, कौन उसको मॉनिटर करेगा, वो कहाँ रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें ये उस दौरान 60 दिन के अंदर चीजें पूरी की जाएंगी। सही। अच्छा अनवर साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि मतलब यकीन से कह सकते हैं कि 95% जो मामलात हैं वो तकरीबन तय हो चुके होंगे। अब जो नुकात थे अमेरिका की तरफ से और या ईरान की तरफ से, उसमें से ईरान ने यकीन दहानी तो करवाई है कि हम जैसे ईरानी सदर का भी बयान आया है कि हम एटमी हथियार नहीं बना रहे। आबनाए हुर्मस के हवाले से भी बातचीत चल रही है और जो और भी 2-3 अहम नुकात थे उस पर भी बातचीत चल रही है। तो क्या कोई ऐसा नुक्ता हो सकता है जिस पर अभी भी मामला चल रहे हों या इख्तलाफ बरकरार हो? देखें, ये जो जंग हुई है ना, इस जंग की सूरत में मिडिल ईस्ट हमेशा के लिए चेंज हो गया। बिल्कुल ठीक। ईरान ने न सिर्फ ये बात साबित की है कि उसके पास एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है, बल्कि ये भी साबित की है कि उस ट्रम्प कार्ड को वो इस्तेमाल करने की अहलियत रखता है। तो जो अब बातचीत जो भी होगी, बातचीत का क्या मतलब है? बातचीत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जंग बंदी हो जाएगी मुकम्मल, यानी परमानेंट, और झगड़ा खत्म हो जाएगा। बातचीत में ये भी होगा कि फ्यूचर मैप क्या होगा, चीजें मुस्तकबिल में किस तरह चलेंगी। अब जो भी फ्यूचर मैप हो, उस पे जो भी प्लानिंग होगी, उसमें ये बात प्लान करने वालों के जहन में रहेगी कि आबनाए हुर्मुज़ मौजूद है, उस पे ईरान का कंट्रोल मौजूद है और ईरान में उसको रोकने की अहलियत हासिल है। ये बात भी होगी कि अमेरिका और इसराइल ने मिलके हमला किया, मुसलसल बॉम्बिंग की, और ईरानियों ने अपनी प्लानिंग के ज़रिए उसको तोड़ निकाला, और तोड़ बड़ा अनोखा था कि हम मार खाएँगे और हम मार खाते रहने की सलाहियत का इज़हार करेंगे कि हमें जितना मारो हम फिर भी सर्वाइव करेंगे। वो ईरान ने कर लिया है। तो अब आगे बात होगी कि ऐसा रोड मैप बने जिसमें नौबत यहाँ तक ना पहुँचे, ना इज़राइल पे हमले की नौबत हो, ना आइंदा जो मुस्तक़बिल में जो इस गुज़रगाह है उसके इस्तेमाल में प्रॉब्लम हो, ना न्यूक्लियर इश्यू बने। यानी कोई भी, मैं नहीं समझता हूँ पाकिस्तान जो एक बीच में मीडिएटर है, या ईरान या अमेरिका, ये समझते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जौहरी मसला या आबनाए हुर्मुज़ का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। वो एक ऐसा वर्केबल सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मुस्तकबिल में काम चलता रहे। और इसमें तो अगर अभी कोई समझौता हो भी गया, जिसके बहुत चांसेस हैं, तो भी बातचीत चलती रहेगी, इसलिए कि ये बड़ा गंभीर मसला है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि अभी अनवर साहब भी कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट तब्दील हो गया है और ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इस जंग के बाद क्या ईरान अपने पड़ोसियों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने के लिए तैयार है? और क्या ईरान के जो पड़ोसी हैं वो ईरान के साथ क्योंकि पहले तो ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन क्या अब ताल्लुकात की नौयत बदलेगी? देखिए, जब ये लड़ाई में फील्ड मार्शल यासिर मुनी ने बहुत बड़ा काम किया है। ईरान को समझाया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को समझाया कि फॉर गॉड सेक डोंट फॉल प्रे टू इजरायली चाल। बिल्कुल, और वो चाल ये थी कि ईरान और खलीजी ममालिक को आपस में सेक्टेरियन क्लैश करा दो, शिया और सुन्नी का लड़ाई करा दो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करा दो, और उसका नुकसान क्या होगा? इजराइल को फायदा ये होगा कि उनका जो एक ग्रेटर इजराइल का ख्वाब वो पूरा हो जाए, देयर विल नोबडी टू रेजिस्ट। और यही अभी भी उसकी ख्वाहिश, जब अटैक ईरान पे किया है तो उसका इजराइल ने जो कहा अमेरिका को, जी 1 हफ्ते में हम ईरान को तहस नहस कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, मिसाइल ख़त्म कर देंगे, उसकी ड्रोन ख़त्म कर देंगे, सब हम अपनी मर्जी के हुकूमत रज़ा शाह पहलवी के बेटे के लौके बिठा देंगे, वो आते ही हमें रिकग्नाइज कर लेगा और देयर विल बी नो थ्रेट फ्रॉम दिस साइड। इसलिए कि उसका ग्रेटर इजराइल का डिज़ाइन जो है वो ये चाहता है कि जब मैं फैन आउट करूँ जॉर्डन की तरफ, इजिप्ट की तरफ, ग्रेटर इजराइल की तरफ, तो पीछे ईरान शुड बी टोटल डिसिमेटेड, उसका कोई थ्रेट ना हो, ना मिसाइल का, ना न्यूक्लियर का। और साथ ही जो उसके प्रॉक्सीज है, हिजबुल्लाह है, हमास है, हुतीज हैं, उनका भी कोई डर ना हो, तो वो फ्री होकर अपने काम में ग्रेटर इजराइल बना लो। एज ओन ईरान का थ्रेट मिसाइल और ड्रोन का रहता है, तो ईरान इजराइल विल नेवर बी एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स उसके ग्रेटर इजराइल के। तो इसलिए उस पायलट का रोल अदा कर रहा है। तो आई थिंक ये डिजाइन थे जो फील्ड मार्शल ने उसके खतरा। अब ईरान और मिडिल कंट्रीज, आई एम 70% श्योर के इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। दे विल ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम ईच अदर एंड दैट इज व्हाट शुड हैव बीन डन मच अर्लियर।
उन्होंने ईरान का हवा क्रिएट करके अमेरिका ने और इजराइल ने ट्रिलियन ऑफ डॉलर का वेपन एमुनिशन बेचा है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, बिल्कुल और जो बिल्कुल। बाद में किसी काम भी नहीं आया, और अमेरिकन जाके इजराइल को प्रोटेक्ट करने लगे, इनको छोड़ के चले गए। हम्म, नाउ उनकी थिंकिंग चेंज हो गई। अब 57 इस्लामिक मालिक हैं, वो अब इन वर्ड सोच रहे हैं कि सोलर डायनामिक क्या पैराडाइम बनते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो तुर्किया भी है, इजिप्ट भी है, पाकिस्तान भी है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी है, ईरान भी है। कैसे सिक्योरिटी करनी है, कैसे अपना पैसा बजाय इसके इतना पैसा जो अर्न करते हैं वो अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करें, इस्लामिक मालिक में इन्वेस्ट करें, उनके हार्डवेयर में। तुर्किया भी बनाता है ड्रोन्स, पाकिस्तान J-17, J-10 टैंक्स, ड्रोन, सो मेनी चीज। तो इसको ब्रॉड करें और यहाँ से इसका फायदा उठाएं विद द सपोर्ट ऑफ ये चाइना के साथ। तो काफी चीजें अब चेंज होंगी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चेंज हो रही है। आई थिंक इस लड़ाई के बाद बहुत ज्यादा चेंजेस होंगी, आप देखेंगे इसके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अनवर साहब, वैसे तो अमेरिका की मेजॉरिटी इस जंग के खिलाफ थी, ईरान के खिलाफ वो जंग नहीं चाहते थे, लेकिन जाहिर एक स्ट्रांग लॉबी है अमेरिका में जिसने इस जंग के हवाले से अमेरिकी सदर को भी काफ़ी भड़काया भी था। लेकिन अब जबकि मुआहिदे की तरफ जा रहे हैं तो क्या वो स्ट्रांग लॉबी ये बर्दाश्त करेगी कि ये मुआहिदा हो, क्योंकि इस जंग को हवा देने के लिए आग भी बहुत लगाई गई थी। देखिए, अगेन हम बहुत सारी बातें इसलिए करते हैं कि अमेरिकन सिस्टम को नहीं समझते। यहाँ लॉबिंग लीगल है। हम जब पाकिस्तान में लॉबी की बात की जाती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी खुफिया एक्टिविटी की बात की जा रही है, जो सही छुप कह रहे छुप हैं के कुछ लोग साजिशें कर रहे हैं। यहाँ लॉबिंग लीगल है, बाकायदा लॉबिंग फर्म्स खुली हुई हैं के स्ट्रीट पे वाशिंगटन में, उनके दफातर हैं, वहाँ आप जा सकते हैं और जाके आप कह सकते हैं कि मैं हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा हूँ और मैं फला मकसद के लिए लॉबीस्ट हायर करना चाहता हूँ। फिर आप वो जाके फारा के तहत रजिस्ट्रेशन कराते हैं और आपकी लॉबिंग शुरू हो जाती है। तो लॉबीज हमेशा रही हैं, पॉपुलर कॉजेस के भी रही हैं, अनपॉपुलर कॉजेस के लिए भी रही हैं। और यहाँ जो इसराइल के हामी हैं वो बहुत वेल एंट्रेंड हैं, बड़े गहरी हैं उनकी जड़ें, वो मौजूद रहेंगे, वो कोशिश करते रहेंगे। अब भी कांग्रेस में लॉबिंग हो रही है, बड़ी शिद्दत से हो रही है और होती रहेगी। यही यहाँ अमेरिकन पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा है, इसमें हर वक्त लॉबिंग हो रही होती है। होता यह है कि जब एक जनरल सेंटिमेंट्स होते हैं, जब या एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि फला चीज अमेरिका के मुफाद में है या एडमिनिस्ट्रेशन के मुफाद में है या रूलिंग पार्टी को उसका फायदा होगा, तो फिर वो लॉबिंग को इग्नोर कर देती है। जब उनको लगता है कि नहीं, ये जो है हमारे मुफाद में नहीं है, तो फिर वो लॉबिंग को सपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें चलती हैं। अच्छा, हारिस साहब, अब जबकि आप काफ़ी पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेकर के ये जंग बंदी हो जाएगी और मामला काफ़ी हद तक सॉल्व भी हो गए हैं, लेकिन ये जो बात मैं अभी अनवर साहब से भी कर रही थी कि इसराइली लॉबी के हवाले से इसराइल इस जंग को भड़काने में सबसे पेश रहा है, और अभी जो आपने बात की कि फील्ड मार्शल ने इस चीज़ को ये बावर करवाने में मिडल ईस्ट को बहुत अहम रोल प्ले किया है कि वो इसराइल का आला कार ना बने। आप जब जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं तो आपके ख्याल में क्या इसराइल से कोई रिएक्शन नहीं आएगा? इसराइल का रिएक्शन बहुत आता है। अगर आपने देखा, उन्होंने एक CBS जो उनकी बड़ी एक खास जर्नलिस्ट, ये चैनल है, उन्होंने बड़े क्लियर रिपोर्ट किया कि जी नूर बेस इस्लामाबाद में ईरान के बहुत जंगी जहाज खड़े हुए हैं। अब आप बताएं जी बिल्कुल। कि ये कोई छुप सकती है चीज? इतनी मॉडर्न ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, अमेरिका की, रशिया की, जर्मनी की, इंग्लैंड की, चाइना की। तो वहां पर तो मुझे बताएं कि जो सिविलियन जहाज गए थे उन ममालिक के, अमेरिका की और इंडियन की, वो खड़े हैं ताकि उनको जो टेक्निकल स्टाफ था, लॉजिस्टिक स्टाफ था, वहीं पर है ताकि दोबारा ना जाना पड़े। दो द सिविलियन एयरक्राफ्ट, इसके अलावा कोई जहाज नजर आए तो दुनिया को पता नहीं चल जाएगा। बिल्कुल। इसका भी जो स्टोरी अभी भी CBS की खबरें आ रही हैं कि जी ये हो गया, कोई और खबर उड़ा देते हैं, कभी कभी किसी की तो खबर उड़ा रहे हैं। दे आर एक्टिंग एज स्पॉयलर्स एंड दे आर द बैकबोन ऑफ इजराइल। इससे इजराइल और इंडिया स्पॉयलर्स हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे, उनकी पूरी कोशिश है ये मुआहिदा ना हो, बल्कि और फिर पाकिस्तान मुआहिदा करा रहा है। इंडिया के ऊपर तो आपको यूके के पहाड़ गुजर गया मुसीबतों का। वो तो इस वक्त बिल्कुल समुद्र की तह में दफन हुए हैं कि पाकिस्तान इतना बड़ा काम कर रहा है, दुनिया को जो बड़े बड़े मुल्क नहीं कर सके वो पाकिस्तान ने कर दिया, वो हमारे फील्ड मार्शल ने कर दिया। और अमेरिका बार बार तारीफ करते हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान की, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, ईरानियन तारीफ करते हैं। और किस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल बार बार ईरान जा रहे हैं, उधर इंटीरियर मिनिस्टर जा रहे हैं।
इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान, इट्स अ बिग, आई थिंक पाकिस्तान फ्लाइंग स्काई हाई, और इंडिया तो बिल्कुल समुद्र की तह में दफन हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है जिसके वजह स्पॉयलर्स एक्ट कर रहे हैं। दे डोंट वांट कि पाकिस्तान शुड बी कमिंग इतना लाइमलाइट में, हर पाकिस्तान की तारीफ की जाए। ये जो आज धमाका हुआ है, इसी ऑल्सो आई वुड से जो चमन में हुआ है, जी इट्स अ जी पार्ट ऑफ दैट। जी दे जी वांट कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो, और भी हो सकता है कि और वो कोशिश जरूर करेंगे कि दो और हो, ताकि वो एक पाकिस्तान सॉफ्ट इमेज जो हमने बिल्ड किया है उसको खराब करने के लिए। लेकिन हमारी सिक्योरिटी 24 आ चुका है, दे विल नेवर लेट दैट हैपन। एंड इस्लाम इंशाल्लाह आएंगे सब डेलीगेशन, मुलाकात भी होंगे, इस्लाम डेलीगेशन साइन भी होगा, लेकिन द स्पॉयलर्स आर देयर, वी डोंट बॉदर अबाउट इट। द ओनली थिंग इज आप अपना फोकस करके काम करिए, वो पाकिस्तान कर रहा है, करता रहेगा, और इंशाल्लाह इस्लाम अकॉर्ड साइन होगा, और वो इंशाल्लाह जून के महीने में होगा। दिस व्हाट इज माय ऑनेस्टली पर्सनल ये थिंकिंग है, क्योंकि जो अब हालात हो गए हैं उसका मतलब है कि अमेरिका भी लड़ाई नहीं चाहता, ईरान भी लड़ाई नहीं चाहता, अमेरिकन पब्लिक भी नहीं चाहती, अमेरिकन कांग्रेस भी नहीं चाहती, बिल्कुल। अमेरिकन सेनेट भी नहीं चाहती, नेटो भी नहीं चाहता, यूरोपियन यूनियन नहीं चाहती, मिडिल ईस्ट नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहता, चाइना नहीं चाहता, नोबडी वांट्स अमेरिका, आई डोंट थिंक कैन गो अलोन। बिल्कुल, बाकी जंगों पर शायद इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने में नहीं आया था दुनिया का जितना ईरान जंग पर आया है। एक आखिरी में आपसे सवाल जानना चाहूँगी ब्रिगेडियर साहब, जब ये जंग शुरू हुई तो दुनिया में एक आम तासुर जो सामने आया कि एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने के लिए जंग शुरू की गई है, लेकिन अब जो मौजूदा हालात चल रहे हैं एकदम से यूएफओ फाइल्स का भी अब जिक्र सामने आ रहा है, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद इस जंग की नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए यूएफओ फाइल्स का जिक्र किया जा रहा है। क्या हम कहें वाकई ऐसे? देखिए ये बातें चलती रहती हैं, बट मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात होगी उनकी। बेसिकली देखें, बात ये है कि ये एप्स्टीन फाइल, यू नो कि ये सारा इजराइल स्पॉन्सर था। बिल्कुल। एप्स्टीन वाज हिमसेल्फ इज अ जू, सारा कुछ उसने प्लान किया, और पति दुनिया के कितने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को उसमें ल्यूरिंग किया हुआ है, और जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी कुछ इसमें चीजें हैं। बट मेरे ख्याल में इस स्टेज के ऊपर बड़ा मुश्किल होगा, और नीदर ही विल लिसन। लेकिन उन्होंने ऐसे सबक दिखाए थे प्रेसिडेंट ट्रम्प को और उनकी वॉर मिशन जो जितने कैबिनेट के लोग थे, जी जी कि जी के ईरान जो है वो बिल्कुल कमजोर है। ईरान में कोई बहुत ज्यादा पीछे, आपको याद होगा कि 3-4 महीने पहले बहुत ज्यादा लोग मुजाहरे होने निकले थे, उस पर कुछ लोग मरे भी थे। अगर हम अटैक करेंगे तो वो सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी। नॉट इनको वहाँ की उनकी हिस्ट्री का नहीं पता था कि वो कौम ऐसी है कि जब भी उसके ऊपर अटैक होगा पूरी कौम जगजा हो जाती है। इट्स अ वेरी रेजिलियंट कौम, और उनकी ये 2000-3000 साल पुरानी हिस्ट्री भी यही है, 5000 पुरानी, जो उन्होंने करके दिखा दिया कि उन तमाम इख्तलाफात वन साइड पर, ईरान फर्स्ट, दैट वाज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जी जी डिस्पाइट 50 उनके, इंक्लूडिंग रॉबर्ट अली अहमद खमेनी के साथ 50 उनके टॉप के जनरल, और वो सारे शहीद कर दिए उन्होंने। लेकिन उनका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग, ये उनका क्रेडिट। आपने कहीं उसमें कमी नहीं देखी, कोई उसमें नहीं देखा। उन्होंने मुस्तफा खमेनी को सिलेक्ट किया और वही डिसीजन मेकर है। ये फर्क है कि कौम जब लीडरशिप ऐसी हो कि वो बिल्कुल, इस जंग ने दुनिया पर ईरान के बहुत से नए से चेहरे भी आश्कार किए हैं, जिससे दुनिया काफी हैरान भी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिका चाहता था कि मुजव्वज़ा मुआहदे की बुनियाद कारकर्दगी पर हो, यानी कारकर्दगी दिखाओ और रिलीफ पाओ, लेकिन ईरान की डिमांड पहले एतमाद साजी थी, या यूं कह लें कि अमेरिका पहले तोड़ा हुआ एतमाद बहाल करे। मुआहदे के सामने आने वाले निकात में दोनों डिमांड्स पूरी हो रही हैं, और मुजव्वज़ा निकात ये बता रहे हैं कि पहले सीज़ फायर में 60 रोज़ की तोसी होगी, और फिर ईरान अपना हुर्मस को बहाल करेगा, और फिर अमेरिका ईरान को आज़ादाना तेल फरोख्त करने की इजाज़त देगा। मुआहदे का अहम नुक्ता ईरान की यूरेनियम अफजोदगी की सलाहियत और अफजूदा यूरेनियम तनाज़े की असल बुनियाद है, लेकिन सालिसों ने अमेरिका को ये यकीन दिलाया है कि ईरान यूरेनियम अफजोदगी महदूद करने और हसास जौहरी मवाद से मुतालिक रियायतों पर भी आमादा है। मुआहिदे से मुतालिक एक और अहम बात, खलीज में मौजूद अमरीकी अफवाज भी हैं। सामने आने वाले मुजव्वज़ा निकात के मुताबिक 60 रोज़ा जंग बंदी के दौरान अमरीकी अफवाज खित्ते में तैनात रहेंगी। हतमी मुआहिदे की सूरत अमरीकी फ़ौज वापसी की पाबंद होगी। गैर जानिबदारी के ऐनक से अगर देखा जाए तो मुजव्वज़ा मुआहिदा जंग के मैदान में ईरानी इस्तक़लाल के बावजूद बज़ाहिर अमरीका को अपर हैंड दे रहा है, और सदर ट्रंप की वॉर विक्ट्री ट्रॉफी उठाने की ख्वाहिश भी पूरी कर रहा है। लेकिन अमरीकी मीडिया के कदामत पसंद या जंग के हामी गिरोह
मुआहिदे को ट्रंप और अमेरिका की शिकस्त से ताबीर कर रहा है। अब जो मुजवजा मुआहिदा है, ईरान और अमेरिका में से किसकी शिकस्त और किसकी फतह है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर मियां सनाउल्लाह साहब और दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। मियां सनाउल्लाह साहब, जानना चाहूँगी कि ईरान अमेरिका मुआहिदे के सामने आने वाले जो निकात हैं वो कितने मुतवाज़न हैं, या किन पर अमल हो चुका होगा या कौन से रह गए होंगे? बेसिकली आपने उनके बता तो दिया है, और जो अभी तक सामने आया उससे तो ऐसे लगता है कि दोनों विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं। इसमें फतह किसी की भी नहीं है, लेकिन दोनों के लिए इतनी स्पेस है कि वो अपने मौक़िफ़ को विन विन की सूरत में पेश कर सकें, विक्ट्री की सूरत में अपने डोमेस्टिक लॉबी कर सकें। अदरवाइज तो इस वक्त जो पोजीशन है, अभी तो ये नहीं पता कि ये पहला कदम वाकई उठ रहा है या नहीं उठ रहा, और ये कितना हतमी मरहल तक पहुंच चुका है। अगरचे इस तरह की खबरें मस्बूत किस्म की आ रही हैं, लेकिन अगर ये होता भी है तो ये पहला कदम होगा। इसके बाद तो बहुत सारी चीजें अभी होनी है। अगर ना पाबंदी उठनी है, वो तो चंद चीजों के बाद उठेगी। एक से दूसरी चीज लिंक्ड है, ये नहीं है कि एक चीज आप इंडिपेंडेंटली कर दी तो वो अपनी जगह खत्म हो जाएगी। नहीं, उस पे इन्हिसार करती है दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। इस तरह ये आपस में इंटीग्रेट किया गया है, और वो बात वही है जहां आपने बताया कि इत्मीनान साजी की बात थी, और ना अमेरिका को भी ना इत्मीनान साजी चाहिए थी, क्योंकि वो भी मिसट्रस्ट करते हैं ईरान को। वो अगरचे अब फिर कहा गया है कि वो न्यूक्लियर फाइल को आगे बढ़ाना नहीं चाहता ईरान, लेकिन अभी भी उसको उस पे ना इत्मीनान नहीं है, इसलिए उसको अभी तक रखा हुआ है एक ना प्राइमरी फैक्टर के तौर पे। अभी तक तो सिर्फ बातचीत जो सामने आई है वो सिर्फ इतनी की है कि सीज फायर को जरा एक्सटेंड कर दो, अपना हुर्मुज़ को ना आसान बना दो उसका रास्ता, उसमें से जो चीजें इस वक्त मौजूद पाबंदियां मौजूद हैं उनको उसमें रिलैक्सेशन दे दो, और ना उसमें वही वो चीजें शामिल हैं कि जी गुजरने का रास्ता होगा सभी के लिए, और उसमें ऑक्ट्राय या टोल टैक्स वगैरह नहीं होंगे। उसके बाद जैसे ये साइन हो जाते हैं फिर 7 दिन, उसके बाद 60 दिन, और बीच में जब फैसले होंगे उसमें नरमी आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ और साथ ही कि दूसरे फ्रंट पे भी जो लेबनान है या कहीं और होगा, वहाँ उनके दोस्तों को, उनकी प्रॉक्सीज को सताया नहीं जाएगा, उनको उनसे लड़ाई वगैरह बंद कर दी जाएगी। ये सारी चीजें इस तरह की हैं जो कि बयानबाजी अभी भी चल रही है कि जी ये कहना कबल अज़ वक्त है, अभी हतमी तौर पे ना कुछ डिसाइड नहीं हुआ, चंद पॉइंट्स पे एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट आउटलाइंस की हद तक है, डिटेल्स से ना या कम्प्रीहेंसिव नहीं कहा जा सकता। तो अभी तो मराहल खासे हैं, और ये बात सही है कि जंग का खतरा बहुत हद तक टल गया। बहुत हद तक टल गया, आपने बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसूद साहब, जैसे कि अब एतमाद साजी का फुकदान वो शायद इस जंग में सबसे बड़ा मसला है। अगर 60 रोज तक सीज फायर में इजाफा हो भी जाता है, लेकिन वो खतरा तो फिर भी उसके बाद रहेगा, या इन 60 रोज में भी खतरा तो रहेगा कि अमेरिका अगर अपने मुआहिदे से हट गया तो फिर हमले हो सकते हैं। ये बहुत शुक्रिया। देखें, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है कि मुआहदे से हट जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि ट्रम्प ने रीजनल कंट्रीज को ऑन बोर्ड लिया है, जो स्टेक होल्डर्स थे, इसके अलावा जॉर्डन के किंग को, फिर तुर्किया के प्रेसिडेंट को भी ऑन बोर्ड लिया, इजिप्ट के प्रेसिडेंट को भी ऑन बोर्ड लिया है। तो अपनी तरफ से वो उन्होंने कंसर्न शो किया, और फिर विन विन सिचुएशन की बात हो रही है। और अमेरिका ऑलरेडी जो नैरेटिव पुश कर रहा है उसमें अपने आप विक्ट्री की बात कर रहा है, और फोकस उनका यही है, न्यूक्लियर पे है, और न्यूक्लियर पे कंसेशन ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है।
जी। और देखा जाए तो कि एग्रीमेंट इज ऑलमोस्ट, जो MOU है वो ऑलमोस्ट तैयार है। सिर्फ अल्फाज की वर्डिंग्स के आगे पीछे सिर्फ तब्दीलियां हो रही हैं, और लाइकली है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर ये साइन हो जाएगा और पाकिस्तान इसको स्पॉन्सर करेगा, और लाइकली इस्लामाबाद डिक्लेरेशन इसमें बनेगा। और उसको बेस करके उसके बाद बाकी जो चीजें हैं, जो जो हम कह सकते हैं कि द मोस्ट जो स्टिकिंग इश्यूज हैं वो उसमें डिस्कस होंगे। मेनली इट इज जो न्यूक्लियर है उसके, लेकिन ऑलमोस्ट उसमें भी अंडरस्टैंडिंग हुई। आज प्रेसिडेंट की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई है कि हम जी। न्यूक्लियर को कोई, हम वी आर नॉट सीकिंग ए न्यूक्लियर बम, और सिर्फ ऑनली वो है डिस्पोजल की बात थी, वो 440 kg उसमें भी हो जाएगी। सो अभी अमेरिका के अंदर भी आप देखें कि अभी चले, डिस्पाइट कि अभी जो ट्रुथ सोशल पर उन्होंने एडियोस करके जो स्पेनिश में उन्होंने एक ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की है, वो उसका मतलब यही फेयरवेल की बात है। तो वो रेट्रिक्स वगैरह चलेंगे फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। सिमिलरली वी एक्सपेक्ट सिमिलर रिस्पांस फ्रॉम ईरानियन साइड। लेकिन ईरान, अमेरिका के अंदर से देखे बड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है ट्रम्प के अगेंस्ट, और अभी लोग उसको कह रहे हैं कि आपने सरेंडर कर दिया है, आपने सब चीजें मान ली है। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि अगर आपने, इफ यू एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑन ऑल द फ्रंट्स, और इसके बाद आप वार जोन से निकल भी जाते हैं, तो इसका मतलब है जो ईरान चाहता था, तो ईरान की चीजें आपने एक्सेप्ट कर लिए, तो ईरान हैज प्रिवेल। तो इस तरह की बातें भी हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम ट्रम्प ने ये कहा कि जी भाई, ओबामा साहब ने तो ये किया था, लेकिन हम बेहतर करने जा रहे हैं। और उसमें एक, दिस इज व्हाट ही हैज आल्सो कन्वेड टू नेतन्याहू। नेतन्याहू के लिए बड़ा मसला है कि वो स्टिल ही विल एक्ट एज ए स्पॉइलर डिटेक्टर, कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि वो लेबनान से, ऑल्दो इससे MOU में लेबनान भी शामिल है, बट स्टिल आप देखेंगे लेबनान में वो इंटरफेयर करते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल हम देखे जाएं तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इट इज अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट, स्पेशली फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जिन्होंने ये फैसिलिटेट किया और अनथक मेहनत की है विद सिंसियरिटी व्हाइल टेकिंग ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान प्रिवेल कर गया है, और पाकिस्तान हैज अर्न द ट्रस्ट ऑफ अमेरिका, ईरान और GCC कंट्रीज का। और मेरे ख्याल में इससे एक अच्छी बुनियाद रखी जा रही है खित्ते में। एंड पाकिस्तान ने एक कन्फिग्रेशन जो होने लगी थी मिडिल ईस्ट में, और जो कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन लेके आती, हमने, पाकिस्तान ने उसको रुकवाया है। एंड द क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप। यकीनन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन को रुकवाया, आपने बिल्कुल ठीक कहा ब्रिगेडियर साहब। अच्छा सनाउल्लाह साहब, ईरान से मुआहिदे के हवाले से कुछ अमरीकी सेनेटर्स अब ये बयान दे रहे हैं कि ईरान से मुआहिदा इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक चैलेंज है, यानी कि अमरीकी सेनेटर्स इस जंग को रोकने के मुखालिफ हैं। तो अगर ये जंग रुकती है तो क्या, अब इसराइल तो वैसे ही जंग को बढ़ावा दे रहा है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये जो सीज़ फायर का टाइम है इसमें इसराइल की जानिब से कुछ ऐसा किया जाए कि ये जंग फिर से शुरू हो जाए? ये इस तरह की पॉसिबिलिटी तो रहती है हमेशा, क्योंकि ये स्टेबल है ना खित्ता नहीं रहा। इसमें इस जंग के बाद तो बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, कुछ ना अंडरस्टैंडिंग बन गई है नई किस्म की, और कुछ ब्लॉक्स ना अंडरवे हैं, बनने के चक्कर में हैं। और बाकी ये जो शरारती एलिमेंट्स हैं, और या एक्सट्रीमिस्ट हैं या प्रो ज़ायनिस्ट हैं, और ना शिद्दत की तरफ उनका रुझान है, वो तो चाहते हैं ये खित्ता अनस्टेबल रहे। तो वो उस तरह की शरारत का मुमकिन है। और वैसे भी मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक ये सीज़ फायर तो होगी अगर ये हालात ठीक हो जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में भी ये कोई गारंटी नहीं है कि ये खित्ता बड़ा स्टेबल होगा। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो पीस को मेंटेन करना और सस्टेन करना होगा। उसके बाद जो रुकावटें होंगी मुख्तलिफ मुल्कों की, या स्मॉल पॉइंट ऑफ पावर्स या पावर स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उनके दरमियान जो रुकावटें होंगी उनको सबसाइड करना, उनको बैलेंस आउट करना बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी होगी उस सारी फोर्सेस की जो पोस्ट अमेरिकन सिनेरियो में या मल्टीपल पोलर वर्ल्ड में उभर के सामने आती हैं,
रीजनल स्टेबलाइजर्स के तौर पे। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें तुर्की भी शामिल है, उसमें चाइना भी शामिल है, उसमें इंडिया भी शामिल है। इसलिए किसी के है ना कंट्री को आप रूल आउट नहीं कर सकते। हाँ, किसी की रेलिवेंस ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, ये सारा मुनसर होगा उनके अपने किरदार पे, उनके अपने ना किस किस्म की रेपुटेशन और ट्रस्ट वो इंजॉय करते हैं विद कंट्रीज जो इस रीजन में हैं, और कितनी सिंसेरिटी दिखाते हैं, कितनी कमिटमेंट दिखाते हैं पीस और स्टेबिलिटी को। बिल्कुल ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के मामले में ईरान की जानिब से एक तो साबित कदमी भी दिखाई गई, ऊपर से मैच्योरिटी का मुजाहिरा भी किया गया, लेकिन जंग से पहले क्यों इस तरह की मैच्योरिटी नहीं शो की गई? क्योंकि जंग से पहले जो ईरान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे वो सबके सामने हैं, और उसमें हर लम्हा यही खतरा रहता था कि अभी जंग शुरू होगी, अभी जंग शुरू होगी। लेकिन इन मुज़ाकरात में ईरान ने बहुत मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया है। पहले क्यों नहीं इस तरह की मैच्योरिटी जाहिर की गई? क्या वाकई रिजीम चेंज की वजह से ये मामलात हुए हैं? मेरे ख्याल में देखिए, रजीम चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन एक तवक्को ये की जा रही थी कि जो लीडरशिप एलिमिनेट हुई और जिसमें रहबर की शहादत हुई, तो उसके बाद और ये तवक्को भी की जा रही थी कि जो भी नई लीडरशिप आएगी वो हार्ड लाइनर्स होंगे, और फिर देखें ये हार्ड लाइनर ही हैं। अभी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के 7 के करीब लोग हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग में बेसिकली मेनली इन्वॉल्व है। तो वो अब मैं अभी फिर ऊपर से ये है कि डिसीजन अब देखिए जिस तरीके से ये MOU हो रहा है, उन्होंने ये कहा कि ये जो हम साइन करेंगे इसके बाद इट विल बी टेकन, ये पुट अप होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, उसके बाद ये पुट अप करेंगे टू रहबर, उनकी एंडोर्समेंट होगी, उसके बाद ये एक अप्रूवल होगी ईरान की तरफ से। सो उसको उस पार्टी में वेरी सेंसिटिव है, क्योंकि देखें डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने जिस तरह नैरेटिव सेल किया गया है कि हम प्रिवेल कर गए, हमने, तो वो नहीं इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हम भी अगर टेबल पे जाके चीजें हमने सरेंडर कर दी है। दैट्स वाई अब जिस तरह अमेरिका में ट्रम्प के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया, लिंडसे ग्राहम ने ये अभी ट्वीट की थी कि इस तरीके से इजराइल एक्सपोज हो जाएगा। इजराइल इसलिए एक्सपोज होगा, आप देख लें कि वहां पे अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, अरसद नेतन्याहू का पूरा हो रहा है, जैसे वो बाहर निकलेगा उसने अंदर जेल में चले जाना है। तो दीज आर द फैक्टर्स को उनको भी वो बचाना चाहते हैं। यू विल सी कि अमेरिका के अंदर जूश लॉबी भी एक्टिव हो जाएगी, और प्रेसिडेंट ट्रम्प पर बहुत सारे प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। तो लेकिन ईरान ने देखें, दे हैव एक्टेड विद रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन मेरा ख्याल में इसमें कलीदी किरदार हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए पाकिस्तान का रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का रहा है, जिस तरीके से शटल डिप्लोमेसी की, फिर जिस तरीके से हमने रिसेंटली देखा मोहसिन नकवी साहब गए हैं वहां पर रहे, फिर उन्होंने बातचीत की, ग्रीन सिग्नल मिला, फिर मार्शल यहाँ से गए। सो पाकिस्तान जो हम समझ कहते हैं ना, शुरू में मैसेंजर भी रहा, कंड्यूट भी रहा, इसके बाद इंटरलॉक्यूटर भी कहा गया, फिर इसके बाद मीडिएटर भी रहा। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से ट्रस्ट के साथ ऑन बोर्ड लिया सबको, और मेरे ख्याल में इनकरेज किया गया है, और जिस तरह मैंने कहा कि हमने खित्ते में जो एक डिवास्टेशन होनी थी, एक तबाही मचनी थी, से खित्ते को निकाला। और फ्यूचर भी आप देखेंगे इस जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान की कोशिश यही होगी कि GCC कंट्रीज के जो आपस में इख्तिलाफ है उनको एड्रेस किया जाए, और फिर ये है कि GCC और ईरान के दरमियान भी जो पैचअप करवाया जाए। और एक अच्छा आइडिया जो सऊदी इसने प्रेजेंट किया हुआ, जो हेलसिंकी मॉडल का उन्होंने बात की है, नॉन एग्रेशन पैक्ट की बात की है, रेस्पेक्टिंग ईच अदर सोवरेनिटी, और जिसमें कहा गया है कि GCC कंट्रीज ईरान के साथ इस तरह का एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। 1975 में सोवियत ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक के दरमियान हुआ था कि एक दूसरे की सोवरेनिटी के रेस्पेक्ट एंड नॉन एग्रेशन था। तो ये भी हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में पीस एंड स्टेबिलिटी, इवन द अमेरिकन दे लीव द रीजन, तो इसके बाद ये पीस एंड स्टेबिलिटी वहां पे हो सकती है। तो मेरा ख्याल में लाइकली है पाकिस्तान विल प्ले दिस रोल टू। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सनाउल्लाह साहब, पीस एंड स्टेबिलिटी में हमने UN का रोल बिल्कुल भी नहीं देखा इस तमाम जंग के दौरान भी और सीज फायर के दौरान भी। तो क्या वाकई एक एक्टिव, एक नए और एक ज्यादा इंसाफ पसंद इदारे की जरूरत अब महसूस की जा रही है? बेसिकली आपकी बात सही है
उनका एक्टिव रोल उस सेंस में नहीं आया क्योंकि उसने उनके पास अपनी फौज तो है नहीं और वो उनके पास मेंबरशिप है और उसके बाद सिस्टम ऐसा है जो 1945 के वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद वजूद में आया और उसी ना चार्टर के जरिए से उन्होंने बातचीत करनी है और उसका सेक्रेटरी जनरल ओवर द इयर्स कमजोर से कमजोर है ना होते गए और अदारा भी कमजोर हो गया है क्योंकि फंडिंग उसको नहीं है वो इनहेंस्ड उसकी ब्यूरोक्रेसी ज्यादा होगी, डाइल्यूट होगी भी है, तो इसलिए लोग समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ बिल्कुल खत्म है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी नॉन बिल्कुल एक फंक्शनल हो गई नई है। ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पूरी शिद्दत से महसूस की जा रही है। बहुत शुक्रिया मियां सनाउल्लाह साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।